चलिए दोस्तों, पहले चैप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा तकनीक की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या परिभाषा है? तकनीक की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित कर कार्य संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार के उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इस शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। विद्युत धारा की इलेक्ट्रॉनिक्स तथा विद्युतिकी का मुख्य आधार है। तो विद्युत धारा ही इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युतिकी का मुख्य आधार है, जिनकी भिन्नता उनके उपकरणों के आधार पर परिलक्षित होती है। विद्युतिकी तो ये विद्युत धारा का प्रयाग ऊर्जा के रूप में फॉर एग्जाम्पल प्रकाश मोटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत धारा का प्रयोग मुख्यतः सूचनाओं के संचरण में होता है। तो विद्युत धारा का इसमें प्रयोग दोस्तों ऊर्जा के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल मोटर, प्रकाश मोटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्यतः सूचनाओं के संचरण में होता है। कार्य तो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां मुख्य रूप से तीन कार्य करती हैं। कौन कौन से? प्रवर्धन में यानी एम्पलीफायर के रूप में, स्विचिंग में और दोलित्र के रूप में यानी ऑसिलेटर के रूप में काम करती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां परिपथ के विभिन्न भागों के रूप में कार्य करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश का विद्युत में परिवर्तन, एक्स किरणों का निर्माण एवं चिकित्सा में उपयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कुछ विद्युतीय प्रयोगों के साथ 19वीं सदी में प्रारंभ होता है। इन प्रयोगों में सर्वप्रथम गैस निकास नली का प्रयोग किया गया, जिसमें धात्विक इलेक्ट्रोड के माध्यम से कैथोड किरणें उत्पन्न की गईं। 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रंटजेन ने यह खोज की कि कैथोड किरणों से पूर्णतः भिन्न एवं अपरिचित प्रकार की किरणें उत्पन्न की जा सकती हैं। इन्हें उन्होंने एक्स किरणों का नाम दिया। 1897 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ जे थॉमसन ने यह प्रतिपादित किया कि कैथोड की किरणें परमाणु के ऋणावेश युक्त कणों से बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 1908 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 2 इलेक्ट्रोड वाली डायोड नली रेडियो संकेतकों की पहचान करने वाली पहली निर्वात नली का आविष्कार किया। तो 1904 में 1907 में अमेरिकी खोजकर्ता ली डी फॉरेस्ट ने एक ट्रायोड का पेटेंट कराया। यह ट्यूब पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर बना, जिसका उपयोग लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों में किया गया। 1912 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट तथा 1913 ईस्वी में एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने ट्रायोड ट्यूब का इस्तेमाल दोलित्र के रूप में किया। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर और दोलित्र के आविष्कार के कारण ही सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण 1920 में अमेरिका में प्रारंभ हुआ। तो रेडियो प्रसारण 1920 में सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक जी.आर. कैरे ने 1875 ईस्वी में ही प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण कर लिया था, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1923 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर के ज्वारिकिन ने प्रकाश विद्युत सेल को इलेक्ट्रॉनिक गन से जोड़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे टीवी की कैमरा ट्यूब सफलतापूर्वक बनाई जा सकी। 1921 में अमेरिकी अभियंता अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने एक निर्वात नली दोलित्र का आविष्कार किया, जिसे मैग्नेट्रॉन कहा गया। मैग्नेट्रॉन पहली युक्ति थी जो सफलतापूर्वक माइक्रो तरंगों को उत्पन्न कर सकती थी, जिसका उपयोग कालांतर में राडार के रूप में किया गया। तो मैग्नेट्रॉन का उपयोग
कालांतर में रडार के रूप में किया गया। 1946 ईस्वी में निर्वात नली का प्रयोग कर पहला सामान्य प्रयोग वाला कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स निर्मित हुआ। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में ठोस अवस्था युग का प्रारंभ। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सेलेनियम से बने अर्धचालकों का प्रयोग होता था तथा धीरे धीरे जर्मेनियम भी प्रयोग होने लगा। तो पहले सेलेनियम होता था, फिर धीरे धीरे जर्मेनियम होने लगा। 1940 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जॉन बैरेडिन, वाल्टर ब्रैटन तथा विलियम शाकले ने पहला डायोड बनाया। तत्पश्चात 1947 में इन्हीं वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर क्या था? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो अर्धचालक पदार्थों फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है। तो ये अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है क्या? ट्रांजिस्टर। और अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका प्रयोग एम्पलीफायर तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। इसमें 3 सिरे या टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर, जिसका प्रयोग दूसरे सर्किट से जोड़ने में किया जाता है। जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी संधि ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर एक अत्यंत महत्वपूर्ण युक्ति है जिसमें 2 PN संधियां होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, PNP और NPN। इसका मध्य भाग आधार बहुत ही पतला एवं अत्यल्प मादित होता है तथा अन्य 2 भाग क्रमशः उत्सर्जक और संग्राहक कहलाते हैं। उत्सर्जक के रूप में संग्राहक की तुलना में अधिक अपद्रव्य मिश्रित होता है, परंतु अपद्रव्य मिश्रण की प्रकृति समान होती है। तो अब एम्पलीफायर क्या होता है? प्रवर्धक। प्रवर्धक से आशय ऐसी सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से है जिससे प्राप्त निर्गत संकेत का आयाम इस युक्ति पर प्रयुक्त निवेशी संकेत के आयाम से अधिक होता है। निवेशी संकेत सामान्यतः आवर्ती धारा AC या वोल्टता होती है। संकेत के आयाम की वृद्धि की यह प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है। इसमें संकेत की आकृति एवं आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। संकेत के आयाम की वृद्धि में आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति प्रवर्धक परिपथ में लगी दृष्ट प्रदायक यानी DC पावर सप्लाई से होती है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ट्रांजिस्टर एवं निर्वात नली के बने आकार के कारण ट्रांजिस्टर और निर्वात नली के बड़े आकार के कारण इसके स्थानांतरण में कठिनाई के कारण इनके छोटे आकार पर बल दिया गया है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की इस शाखा को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने छोटे एकीकृत परिपथों यानी IC इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में सफलता प्राप्त की। इनके सभी कार्य पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल परिपथों के समान ही थे, परंतु आकार में बहुत छोटे थे। तो ये महत्वपूर्ण। उपयोगिता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग उद्योग, वाणिज्य, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, संचार, मनोरंजन आदि मानव गतिविधियों में हो रहा है। उपयोगिता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रतिरक्षा और इंफॉर्मेशन प्रसारण यानी कि सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर उसमें आप कुछ अशुद्धियां मिला दें तो विद्युत के चालक हो जाते हैं और शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं, उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो निश्चित मात्रा में शुद्धियों के मिलाए जाने की विधि को डोपिंग कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः डायोड, ट्रांजिस्टरों एवं समेकित परिपथों यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने में किया जाता है। अर्धचालक वर्तमान ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ इत्यादि में प्रयुक्त मूल पदार्थ है। अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं, नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऐसे अर्धचालक क्रिस्टल जिसमें कोई
द्रव्य अशुद्धि इम्प्योरिटी नहीं हो तो नए अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, है ना, वो फ्लॉलेस हो, है ना, इसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। बाह्य अथवा अपद्रवी अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में जैसे कुछ भाग प्रति मिलियन में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। तो जब कुछ न किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि, है ना, वेरी माइनस्कूल मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे पदार्थों को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। दो प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। कौन कौन से? एन प्रकार, तो जब एक चतुर्संयोजी नैज अर्धचालक में पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिश्रित की जाती है तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्धचालकों को बनाने में फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे तत्वों को डोप किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक, तो जब नैज सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में त्रिसंयोजक तत्व जैसे एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम या गैलियम की अत्यल्प अशुद्धि का मिश्रण कर दिया जाता है तब पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए बोरान डोप का उपयोग किया जाता है। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन एक होल से दूसरे होल की तरफ होता है। पी प्रकार के अर्धचालकों में संवहन धनात्मक होलों के कारण तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में संवहन ऋणात्मक होलों यानी रिक्तियों के कारण होता है। पी-एन संधि बनाने की विधि, तो जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को संपर्क में लाया जाता है तो पी-एन संधि बन जाती है। इस संधि को बनाने के लिए अर्थात दोनों के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ विधियां हैं, इनकी सहायता से पी-एन संधि बनाई जाती है। पी-एन संधि बनाने की 3 विधियां हैं। तो पहली है एलॉय मेथड यानी मिश्र धातु विधि, दूसरा है डिफ्यूजन मेथड मिश्रण विधि और तीसरा है वेपर डिपॉजिटेड जंक्शन और इपीटेक्सियल जंक्शन यानी वाष्प निक्षेपित संधि। तो एलॉय मेथड क्या है? तो इस विधि में पी-एन संधि बनाने हेतु GeYaSi क्रिस्टल के ऊपर तीसरे समूह की अशुद्धि जैसे इंडियम का छोटा सा टुकड़ा रखकर उस टुकड़े को विशेष विधि द्वारा पिघलाया जाता है। तो ये है दोस्तों, इसमें यह है जर्मेनियम, यह है इट्रियम और यह है सिलिकॉन। तो इसमें एलॉय मेथड में पी-एन संधि बनाने हैं तो जर्मेनियम, इट्रियम और सिलिकॉन क्रिस्टल के ऊपर तीसरे समूह की अशुद्धि जैसे इंडियम का छोटा सा टुकड़ा रखकर उस टुकड़े को विशेष विधि द्वारा पिघलाया जाता है। डिफ्यूजन मेथड, तो इस विधि में पी प्रकार के अर्धचालकों को निर्वात में गर्म किया जाता है और फिर इस पर 5 संयोजक वाली अशुद्धि वाष्प को छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने पर अशुद्धि पी प्रकार के अर्धचालकों में विस्तृत हो जाती है, इसलिए इसे मिश्रण विधि कहते हैं यानी डिफ्यूजन मेथड कहते हैं। वाष्प निक्षेपित संधि यानी वेपर डिपॉजिटेड जंक्शन और एपिटेक्सियल जंक्शन, तो जब हमें NSi या PSi की परत बनानी हो तो PSi को फास्फोरस की वाष्प के संपर्क में लाया जाता है, जिससे PSi पर NSi की एक परत बन जाती है अर्थात पी-एन संधि बन जाती है। इस विधि को वाष्प निक्षेपित संधि कहते हैं। पी-एन संधि तो पी-एन जंक्शन, तो जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणु के स्तर पर हम इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि इनकी संपर्क सतह पर क्रिस्टल संरचना निरंतर बनी रहे तो यह संपर्क सतह पी-एन संधि तथा इस प्रकार की बनी युक्त पी-एन संधि डायोड कहलाती है। किसी पी-एन संधि को परिपथों में 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, जब पी सिरा एन सिरे की तुलना में उच्च विभव पर हो, जब एन सिरा पी सिरे की तुलना में उच्च विभव पर हो। उपरोक्त स्थितियां क्रमशः फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्रदिशिक अभिनति और उत्क्रम पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायसिंग कहलाती है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? तो जब पी-एन संधि का पी सिरा बाह्य बैटरी के धनात्मक सिरे और एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो
पी सिरा यन सिरे से उच्च विभव पर होता है तो अग्र अभिनीत संधि की अवस्था कहलाती है। इसमें यन तथा पी के क्षेत्रों में बहुसंख्यक आवेशवाहक दूसरे क्षेत्रों की ओर चलने लगते हैं। फिर रिवर्स बायसिंग क्या है, तो जब पी यन संधि का पी सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे व यन सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा जाता है तो उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायस्ड संधि कहलाती है। रेक्टिफिकेशन, तो ये दृष्टिकरण, तो रेक्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आवर्ती धारा यानी एसी को डीसी में बदला जाता है। तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया में बदला जाता है। इस हेतु काम में ली जाने वाली युक्ति दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर कहलाती है। जैसे एक पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक अभिनीति में धारा प्रवाहित करता है एवं उत्क्रम अभिनीति में धारा प्रवाहित नहीं करता। डायोड के इसी दिशीय गुण का प्रयोग दृष्टिकरण में किया जाता है। तो डायोड क्या होता है दोस्तों, तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। इसके एक छोर में हाई रेजिस्टेंस होता है तो दूसरे छोर में लो रेजिस्टेंस होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टरों का इस्तेमाल डायोड बनाने में किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर किया जाता है। डायोड बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धियां मिलाकर पी प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है जो यन पदार्थ के संपर्क में रहता है। पी और यन पदार्थ के बीच की सीमा को जंक्शन कहा जाता है। डायोड के पी भाग को एनोड और एन भाग को कैथोड कहा जाता है। डायोड रेजिस्टेंस यानी डायोड प्रतिरोध। डायोड एक आरेखीय युक्ति है, यह ओम के नियम का पालन नहीं करती, इस कारण डायोड का प्रतिरोध नियत नहीं होता है। इस प्रकार की युक्तियों के लिए स्थैतिक अथवा डीसी प्रतिरोध के स्थान पर गतिक प्रतिरोध ज्ञात करना अधिक उपयोगी होता है। पीएन संधि डायोड में पी अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। डायोड के प्रकार कौन कौन से हैं, तो नॉर्मल डायोड होता है, एक जेनर डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी होता है, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, एवलांचे डायोड, लेजर डायोड, स्कॉटकी डायोड, पीआईएन डायोड और फोटो डायोड। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि को परिपथ में जोड़ने के लिए इसे पी वायन सिरों पर धात्विक इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, अतः इस युक्ति को डायोड कहा जाता है। डायोड शब्द का संक्षिप्त रूप है ना, डायोड शब्द का संक्षिप्त रूप है जिसका आशय है दो इलेक्ट्रॉन से होता है, जिसका आशय। पीएन संधि डायोड को अर्धचालक डायोड भी कहते हैं। पीएन संधि डायोड को अर्धचालक डायोड भी कहते हैं। जेनर डायोड, तो यह एक अत्यंत अपमिश्रित पीएन संधि डायोड है जिसका नाम उसके आविष्कारक सी जेनर के नाम पर रखा गया है। यह बिना क्षतिग्रस्त हुए उत्क्रमण भंजन बोधता पर सतत धारा प्रवाहित कर देता है। इसका उपयोग बोल्टा नियंत्रक के रूप में तथा बोल्टा स्थिरीकरण के रूप में किया जाता है। तो वोल्टेज को नियंत्रित करने, कंट्रोल करने के लिए और उसको है ना स्टैटिक बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। फोटो डायोड, फोटो डायोड ऐसे पीएन संधि डायोड हैं जिनका प्रचालन प्रकाश चालकता प्रभाव पर आधारित होता है। इस प्रकार के डायोडों की रचना पी और एन में से किसी एक क्षेत्र को अधिक पतला रखा जाता है जिससे कि आपतित प्रकाश अवशोषित होने पर फोटोन संधि स्थान तक पहुंच सके। समांतर फोटो डायोड उत्क्रम अभिनत व्यवस्था में रखे जाते हैं। इसका प्रयोग वीसीआर और टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, तो यह एक अर्धचालक डायोड होता है। इसके द्वारा दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है जिसका कारण गैलियम आर्सेनाइड है। इसका उपयोग सूचक लाइट तथा तंतु संचार में किया जाता है। तो इंडिकेटर लाइट होती हैं और तंतु संचार में इसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल, तो सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के
आपतित होने पर यानी इलेक्ट्रोनोटाइन फोर्स उत्पन्न करती है। होने पर इलेक्ट्रोनोटिन फोर्स उत्पन्न करती है। यह फोटो डायोड के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। तो ये फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। केवल इतना ही अंतर है कि कोई बायस अनुप्रयुक्त नहीं की जाती तथा संधि का क्षेत्रफल सौर विकिरणों के आपतन के लिए काफी अधिक रखा जाता है। इसका प्रयोग उपग्रहों की ऊर्जा प्रणालियों में, बैटरियों को चार्ज करने में, कैलकुलेटर्स में किया जाता है। सौर सेल का प्रयोग। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत पथ। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का सामान्य भाषा में नाम क्या है? चिप कहते हैं इसको। इंटीग्रेटेड परिपथ यानी आईसी वह परिपथ है जिसमें एक अत्यंत छोटे अर्धचालक में आवश्यक घटक निर्मित किए जाते हैं जो विद्युत धारा को सुचारू रूप से नियंत्रित रूप में प्रवाहित करते हैं। आईसी चिप को माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। इसे अर्धचालक पदार्थ पर लगाया जाता है जिसे हम आईसी एकीकृत परिपथ कहते हैं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। इसका आविष्कार 12 सितंबर 1958 को जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नायस ने किया था। यह दो प्रकार की होती है। तो डिजिटल आईसी, डिजिटल एकीकृत पथ, इसके अंतर्गत 4 प्रकार होते हैं। प्रोग्रामेबल आईसी, मेमोरी चिप्स, लॉजिक चिप्स, पावर मैनेजमेंट आईसी और इंटरफेस आईसी। एनालॉग एकीकृत पथ दूसरा है, एनालॉग एकीकृत पथ। तो अब चलिए इसमें मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट। तो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये चलिए को देखते हैं। तो हाल ही में मार्च 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की विकसित मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट एमएमआईसीज का उपयोग EOS 04 के राडार इमेजिंग उपग्रह मॉड्यूल में किया गया है। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एमएमआईसी को लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त कई एमएमआईसी को डीआरडीओ की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी SSPL और डीआरडीओ की फैक्ट्री फाउंड्री गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर GAITC में डिजाइन तथा विकसित और उत्पादित किया गया था। इन एमएमआईसी का उपयोग करके राडार इमेजिंग के लिए पेलोड में प्रयुक्त TR मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के लिए GAITIC की फैक्ट्री में 30,000 से अधिक मॉड्यूल निर्मित किए गए हैं। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एमएमआईसी का उपयोग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और नेपाल के मध्य आईसी को लेकर क्या संबंध है? तो वर्ष 1984 में सरकार द्वारा मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बनाकर उसका संचालन प्रारंभ किया, परंतु यह बंद हो गया। सेमीकंडक्टर के निर्माण हेतु अमेरिका, जापान, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्वाड के अंतर्गत एक संयुक्त अनुसंधान एवं विनिर्माण की दिशा में सार्थक कदम उठाया गया है। हाल ही में अक्टूबर 2022 को ताइवान की फॉक्सकॉन एवं भारत के वेदांत ग्रुप ने गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के MOU पर हस्ताक्षर किए। चलिए ऊर्जा बैंड क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। इसमें एक ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर के नीचे और एक थोड़ा ऊपर होता है। ये ऊर्जा स्तर इतने नजदीक होते हैं कि इनमें विभेद करना संभव नहीं है। इसलिए एक बैंड बनता है ना, इसलिए एक बैंड बनाता है जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं।
तो इसलिए यह एक बैंड बनाता है जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। संयोजकता बैंड, ऐसे बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता बैंड कहलाता है। चालन बैंड, संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं। सामान्यतः चालन बैंड रिक्त होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच का वह ऊर्जा अंतराल जिसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रह सकता है वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठोस में ऊर्जा बैंड, तो जिस प्रकार विकलित परमाणु में अनुमत विविध ऊर्जा स्तरों के बीच ऐसे ऊर्जा अंतराल होते हैं जिनके संगत में कोई ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के लिए संभव नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ठोस में ऊर्जा बैंडों के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप्स होते हैं। इस प्रकार ऊर्जा अंतरालों के संगत ऊर्जा का कोई भी इलेक्ट्रॉन ठोस में नहीं होता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक ठोस में ऊर्जा बैंडों का बनना एक जैसा नहीं होता तथा विभिन्न ठोसों में ऊर्जा बैंडों के ऊर्जा विस्तार वर्जित ऊर्जा अंतरालों के मान भी भिन्न होते हैं। इस प्रकार उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त कर परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर में जा सकते हैं। उसी प्रकार ठोस में भी इलेक्ट्रॉनों के लिए संक्रमण यानी ट्रांजिशन संभव होते हैं। ठोस में यह संक्रमण 2 प्रकार के होते हैं, एक ही बैंड के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण और दूसरा विभिन्न बैंडों के मध्य ऊर्जा संक्रमण। तो दोनों ही संक्रमणों के लिए उच्च ऊर्जा स्तर का रिक्त होना अनिवार्य होता है। एक ही बैंड के 2 क्रमागत ऊर्जा स्तरों में अति सूक्ष्म अंतर होने के कारण इस प्रकार के संक्रमणों के लिए अल्प ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि 2 क्रमागत बैंडों में संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉन को वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि की ऊर्जा की आवश्यकता होती। चलिए कंडक्टर्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो चालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनसे वह बैंड जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल आंशिक रूप से भरा होता है तथा या इस बैंड तथा इससे अगले उच्च ऊर्जा बैंड में अतिव्यापन होकर एक नवीन बैंड बनता है जो भी आंशिक रूप से भरा होता है। इन दोनों की स्थितियों में बैंड में रिक्त ऊर्जा स्तर उपलब्ध होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्राप्त ऊर्जा के कारण उत्तेजित हो संक्रमण कर सकता है। तो कुचालक इंसुलेटर क्या होता है दोस्तों? तो यह ऐसा ठोस पदार्थ होता है जिसकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड पूरी तरह भरा होता है, जबकि इससे उच्च ऊर्जा वाला चालन बैंड पूरी तरह से रिक्त होता है। इसके अतिरिक्त संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा E1 एवं चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, तो इसके अतिरिक्त संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा EV होगा दोस्तों, EV, और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा EC में ऊर्जा अंतराल जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है बहुत अधिक होता है। तो बहुधा इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को EG = EC - EV द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए दोस्तों इसमें अर्धचालक सेमीकंडक्टर को देखते हैं। तो अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी बैंड संरचना मूलतः कुचालकों की तरह होती है, केवल इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कुचालकों की अपेक्षाकृत कम IeV कोटि का होता है। परम शून्य ताप पर इनमें संयोजकता बैंड पूरी तरह भरा होता है तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। इस कारण दोनों बैंडों का विद्युत धारा चालन में कोई योगदान नहीं होता। यह ठीक वही व्यवहार है जो कुचालक प्रदर्शित करते हैं, अर्थात परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर यानी तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? तो गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। इसलिए व्यापक रूप से इन्हें लॉजिक गेट कहते हैं।
गेट कहने का कारण यह है कि ये सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले 5 लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? नॉट, एंड, और, NAND, NAND और NOR। प्रत्येक लॉजिक गेट को किसी प्रतीक द्वारा इंगित करते हैं तथा इसके प्रकार को एक सत्यमान सारणी द्वारा परिभाषित किया जाता है जो सभी संभव निवेशी तर्क स्तर संयोजनों तथा उनके अपने अपने निर्गत तर्क स्तरों को दर्शाती है। सत्यमान सारणी लॉजिक गेटों के व्यवहार को समझने में सहायता करती है। इन लॉजिक गेटों को अर्धचालक युक्तियों का प्रयोग करके बनाया जाता है। नॉट गेट, तो यह सर्वाधिक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है। एक निवेश और एक निर्गत होगा। यह यदि निवेश 0 है तो एक निर्गत उत्पन्न करता है और यदि निवेश 1 है तो 0 निर्गत उत्पन्न करता है। अर्थात यह किसी निवेशी का अपने निर्गत पर व्युत्क्रमित रूपांतरण उत्पन्न करता है। यही कारण है कि इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहा जाता है। तो अगर निवेश A है तो Y निर्गत होगा, तो 0 अगर निवेश है तो निर्गत 1 होगा, और निवेश अगर 1 है तो निर्गत कितना होगा? 0 होगा। तो ये दोस्तों इसमें ये परिपथ भी बनता है, तो इसको भी देखे रहिएगा। चलिए OR गेट क्या है? तो किसी OR गेट के एक निर्गत के साथ, यानी एक निर्गत के साथ 2 या अधिक निवेश होते हैं। इसमें निर्गत Y अगर 1 है ना, निर्गत Y A है जब या तो निवेश A अथवा निवेश B A है या दोनों 1 है ना। अर्थात यदि कोई भी निवेश उच्च है तो निर्गत उच्च होता है। उपरोक्त गणितीय तार्किक संक्रियाओं के अतिरिक्त इस गेट का उपयोग स्पंदन तरंग रूप को संशोधित करने में किया जाता है। तो ये दोस्तों निवेश और निर्गत, तो फॉर एग्जांपल A और B और निर्गत को 22 है, तो इसमें 0 0 0 होगा। 0 और 1 है तो 1 होगा। 1 0 है तो भी 1 होगा। 1 1 है तो भी निर्गत 1 ही होगा। एंड गेट, तो किसी एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेश तथा एक निर्गत होते हैं। तो किसी एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेश तथा एक निर्गत होते हैं। एंड गेट का निर्गत Y केवल 1 होता है जब निवेश A अथवा निवेश B दोनों 1 हो। तो किसी एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेश और एक निर्गत होता है। एंड गेट का निर्गत Y केवल 1 होता है जब निर्गत A अथवा B दोनों 1 हो। तो निवेश A B 0 0 तो निर्गत भी 0 होगा। अगर निवेश 0 है और 0 और 1 है तो निर्गत 0 होगा। 1 0 है तो भी 0 होगा। 1 1 है तो 1 होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। NAND NAND गेट, तो यह एक एंड गेट है जिसका नॉट द्वारा अनुगमन करता है। यदि निवेश A और B दोनों 1 है तो निर्गत 1 नहीं होता। इस गेट को यह नाम उसके नॉट एंड व्यवहार के कारण दिया जाता है। नैंड गेटों को सार्वत्रिक गेट या सर्व प्रयोजक गेट भी कहते हैं क्योंकि इन गेटों के प्रयोग से आप अन्य मूलभूत गेट जैसे OR एंड नॉट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है इसका रूपांतरण। इसमें निवेश अगर फॉर एग्जांपल A B में और Y, तो ये अगर 0 0 है तो निर्गत 1 होगा। 0 1 है तो निर्गत 1 होगा। 1 0 है तो भी निर्गत 1 होगा और 1 1 है तो निर्गत फिर 0 हो जाएगा। नॉर गेट, तो इसके 2 या 2 से अधिक है ना, तो इसके 2 या अधिक निवेश तथा एक निर्गत होता है। और गेट के पश्चात एक नॉट संक्रिया अनुप्रयुक्त करने से नॉट और गेट अथवा केवल नॉर गेट प्राप्त होता है। जब कोई निवेश A और B 0 होते हैं तो निर्गत Y केवल 1 होता है। अर्थात ना तो एक निवेश और ना ही अन्य निवेश 1 होता है। नॉर गेटों को सार्वत्रिक गेट अथवा सार्व प्रयोजक गेट माना जाता है
क्यों? क्योंकि केवल नॉर गेटों के उपयोग से आप सभी गेटों जैसे एंड और नॉट गेटों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ए, बी और ई वाई है। तो देखते हैं निवेश। निवेश बेसिकली इनपुट है, तो ए बी में जो 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। 0 1 है तो वाई क्या होगा? ये 0 होगा। 1 0 है तो वाई 0 होगा। 1 1 है तो वाई 0। अर्धचालकता, तो अर्धचालकता, अब हम सुपर कंडक्टिविटी को देखेंगे। तो अर्धचालकता से क्या आशय है कि कुछ विशिष्ट दशाओं में धातुओं की वैद्युत चालकता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह सामान्य विद्युतीय नियमों का पालन नहीं करती है। इस चालकता को ही अर्धचालकता कहते हैं। अर्धचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज 1911 में केमरलिंग ओन्स ने किया था, जिसके अनुसार यदि पारे को 4 डिग्री के नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वह विद्युत का पूर्ण सुचालक बन जाता है। अर्धचालकता का बीसीएस सिद्धांत, तो सन 1957 में जॉन बार्डिन, लियोन कूपर और रॉबर्ट श्रीफर ने यह सिद्धांत दिया था। उनके नाम पर इस सिद्धांत का नाम बीसीएस सिद्धांत रखा गया। इस सिद्धांत ने प्रथम बार लगभग सभी अर्धचालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या की। इसके अनुसार अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति नहीं करते, वे जोड़े बनाकर गति करते हैं, जिसे कूपर बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड समान इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग होते हैं, वह बोसोन की तरह व्यवहार करते हैं। कूपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन दिशा भी बिल्कुल विपरीत होती है, अतः औसत घूर्णन शून्य हो जाता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक अध्ययनों से पता चला है कि जब अर्धचालकता को क्रांतिक तापमान Tc के नीचे ठंडा किया जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक गुण पर्याप्त मात्रा में बदल जाता है, परंतु क्रिस्टल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः शून्य अवरोध प्राप्त होता है, जिससे विद्युत निर्वात प्रवाहित होती रहती है। 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जॉन बार्डिन, लियोन कूपर और रॉबर्ट श्रीफर को सुपर कंडक्टिविटी के बीसीएस सिद्धांत के लिए दिया गया था। अर्धचालकों का वर्गीकरण, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 अर्धचालक और टाइप 2 अर्धचालक। टाइप 1 सुपर कंडक्टर कौन होते हैं? तो इनकी श्रेणी में शुद्ध धातुओं और उपधातुएं आती हैं। तो शुद्ध धातुएं और उपधातुएं आती हैं। ये कमरे के तापमान पर, समान तापमान पर थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं। इनका तापमान क्रांतिक तापमान से सामान्यतः अत्यंत निम्न होता है, जो 0 से 10 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस से -263 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इन्हें अर्धचालकता की तरह व्यवहार करने हेतु अत्यधिक ठंडे तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ताकि धात्विक संरचना में उपस्थित परमाणुओं के कंपन को धीमा या कम करके इलेक्ट्रॉनों का बाधा रहित प्रवाह हो सके। बीसीएस सिद्धांत में कूपर पेयर यही कार्य करते हैं। उदाहरण कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। टाइप 2 अर्धचालकता, तो इस श्रेणी के अर्धचालक धात्विक यौगिकों और मिश्र धातुओं के बने होते हैं। धात्विक यौगिकों और मिश्र धातु के बने होते हैं। इनका क्रांतिक तापमान सामान्यतः 10 से 13 डिग्री केल्विन के मध्य होता है। ये पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते। टाइप 2 श्रेणी का प्रथम अर्धचालक यौगिक लेड व बिस्मिथ की मिश्र धातु 1930 में निर्मित की गई। टाइप सेकंड श्रेणी के अर्धचालक कठोर हार्ड अर्धचालक भी कहलाते हैं। माइजनर प्रभाव क्या है दोस्तों? तो माइजनर इफेक्ट क्या है, इसको देखते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं। तो जो सुपर कंडक्टर पदार्थ मतलब सुपर कंडक्टर मैटर होते हैं, वो किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं। यदि इन पदार्थों के ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वह अर्धचालक को न छूकर उसके ऊपर हवा में तैरने लगता है। तो यदि इन पदार्थों के ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वह अर्धचालक को न छूकर उसके ऊपर तैरने लगता है। इस घटना को मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। वर्तमान में बुलेट ट्रेन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, माइजनर प्रभाव पर। तो मैग्लेव ट्रेन, तो वह ट्रेन जो मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर काम करती है, मैग्लेव ट्रेन कहलाती है। इस तकनीक में अर्धचालकता पर आधारित शक्तिशाली चुंबकत्व का प्रयोग करके वाहनों को सतह से 1 से 6 इंच ऊपर लटकाकर चलाया जाता है।
ताकि रेल गाड़ी घर्षण से प्रभावित ना हो और उसकी गति में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके। मैग्लेव ट्रेन की गति लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। उल्लेखनीय है कि मैग्लेव ट्रेन में पहियों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें पहियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको सतह से 1 से 6 इंच ऊपर लटकाकर चलाया जाता है, तो घर्षण कम हो जाएगा, जिसके कारण इसमें इसकी गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी और ये लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। भारत में अचालकता अनुसंधान, तो 1987 में अचालकता और इससे जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय और कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड, प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड (PMB) का गठन किया गया। फरवरी 1991 में दोनों को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय अचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड, नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस और टेक्नोलॉजी बोर्ड (NSTB) का नाम दे दिया गया। भारत के राष्ट्रीय अचालकता कार्यक्रम नेशनल सुपर कंडक्टिविटी प्रोग्राम कौन कौन से हैं कि पहले चरण 1988 से 91 में देश भर में 65 परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। ये परियोजनाएं परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में आरंभ की गई। राष्ट्रीय अचालकता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत लगभग 1950 में स्वतंत्रता के बाद हुई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग के महत्व को होमी जहांगीर भाभा तथा विक्रम साराभाई ने दिया। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रथम अध्यक्ष एवं सचिव MGK मेनन बनाए गए। MGK मेनन याद रखिएगा ना। 1970 में सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ। कब? 1970 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आयात निर्यात नीति को प्रोत्साहन देने के साथ ही 35% की वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में दर्ज की गई। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज परिषद का गठन किया गया, जिसमें 23 सदस्य थे। इसका कार्य ADI के विकास के लिए नीति निर्माण एवं निर्देशन करना था। भारतीय एडिफैक्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य मानकों का निर्माण करना था। 1982 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी हद तक आत्मनिर्भर बना और प्रथम बार रंगीन टेलीविजन का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो भारत में रंगीन टेलीविजन का उत्पादन 1982 से प्रारंभ हुआ। प्रौद्योगिकी विकास परिषद, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काउंसिल, ये अक्टूबर 1973 में इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा बनाया गया। कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं का पता लगाना, कंप्यूटर नियंत्रक उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ तथा अवयव, संचार एवं प्रसारण, राडार, सोनार और नौका चालन में सहायक सामग्री एवं विद्युत यांत्रिक अवयव और उपस्कार के क्षेत्र में अपना कार्यकारी दल गठित किया है। चलिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना केंद्र सरकार द्वारा वैश्विक स्तर की इलेक्ट्रॉनिक्स आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ की गई, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा अमेरिका, सिंगापुर, ताइवान, जापान, इंग्लैंड की बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किए गए। ESTP द्वारा लगातार भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाए गए हैं।
जिसमें नवीनतम पार्क सागर में बनाया गया है। साथ ही भोपाल एवं जबलपुर को देश के 7 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में भी चुना गया। तो ESTP की विशेषताएं क्या हैं? तो राज्य सरकारें, सार्वजनिक अथवा निजी प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति ESTP की स्थापना कर सकते हैं। ESTP इकाई मूल्य परिवर्धन हेतु स्वतंत्र होगी, लेकिन उच्च मूल्य परिवर्धन उच्चतर बाजार के घटकों द्वारा प्रोत्साहित होगा। तो वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, लेकिन वैल्यू एडिशन, हायर वैल्यू एडिशन अगर किया जाएगा तो उसे हायर मार्केट शेयर के आधार पर किया जाएगा। बाजार की आवश्यकताओं के लिए एक से अधिक उत्पादों के निर्माण एवं उत्पाद मिश्रण हेतु ESTP इकाई स्वतंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स विकास है संस्थागत एवं नीतिगत प्रयास। तो भारत में संस्थागत प्रयास, तो मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम, तो स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास हेतु उसके मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु STQC कार्यक्रम चलाया गया। इसके लिए 3 स्तरों वाली प्रणाली लागू की गई है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की प्राथमिक मानकीकरण सुविधा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रीजनल टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केंद्र, तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर। इसके अंतर्गत उद्योग स्तर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक माप में मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय माप आश्वासन कार्यक्रम चलाया गया है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केंद्रों को एक्सचेंज ऑफ ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स परफॉर्मेंस टेस्ट डाटा यानी एग्जैक्ट संगठन का सदस्य बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र, तो ये दोस्तों सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल टेक्नोलॉजी CMAT, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल टेक्नोलॉजी CMAT पुणे, हैदराबाद तथा त्रिचूर में CMAT के 3 केंद्र स्थित हैं। CMAT के विभिन्न केंद्र मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये क्षेत्र हैं अति शुद्ध सामग्री, तो अल्ट्रा प्योर मटेरियल, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग और नैनो मटेरियल। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यूरोपीय संघ निर्यात के लिए जोखिमपूर्ण पदार्थों के प्रतिबंध का अनुपालन करने के लिए CMAT हैदराबाद में परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधा स्थापित की है। CMAT ने नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तथा विशेष रूप से बड़े पैमाने पर नैनो मटेरियल्स के सृजन के क्षेत्र में मुख्य प्रयास किए हैं। तो CMAT ने नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ नैनो मटेरियल्स के सृजन में निर्माण में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। फिर दोस्तों, तो प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान समीर, तो इसको क्या कहा जा सकता है, फुल फॉर्म इसका क्या होगा, इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो समीर दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत समीर एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है जो सूचना हस्तांतरण की क्वालिटी और सूचना में संवर्धन करने के लिए आंकड़ा संचार प्रणालियों के विकास के लिए कार्य कर रही है। कोड डिवीजन, बहुअधिगमन, ट्रांस रिसीवर, पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं आंकड़ा अभिग्रहण स्कॉडा के इस्तेमाल के लिए कम लागत के रेडियो मॉडेम पर आधारित GCM नेटवर्क, उद्योग, गृह सुरक्षा आदि तथा सूक्ष्म तरंग संचार ट्रांस रिसीवर के इस्तेमाल से उच्च डेटा दर हस्तांतरण प्रणालियों को अब तक समीर द्वारा विकसित किया गया है। समीर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सहायता तथा भारतीय उपग्रहों में इस्तेमाल के लिए C-बैंड तथा S-बैंड टेलीमीटर और टेली कमांड ट्रांसपोंडर का निर्माण करता है।
समीर चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और यंत्रों के परीक्षण, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस (ईएमआई) तथा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कंपोनेंट (ईएमसी) नामक राष्ट्रीय सुविधा 15 जुलाई 2005 को स्थापित की गई। भारत में नीतिगत प्रयास क्या हुए? तो इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 आई। तो 25 अक्टूबर 2012 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर बाजार को 2020 तक 4000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने पर बल दिया गया। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह एनपीए 2012 को प्रतिस्थापित करेगी। तो यह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2012 को स्थापित करेगी। इस नीति के तहत भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएसडीएम क्षेत्र में विश्व केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। तो ग्लोबल हब के रूप में विकसित करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में। विशेषताएं क्या है? वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। ईएसडीएम की समूची मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी। ऐसी मेगा योजनाएं जो अत्यंत हाईटेक हैं और जिनमें भारी भरकम निवेश की जरूरत है को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। इनमें सेमीकंडक्टर सुविधाएं, डिस्प्ले, फैब्रिकेशन इत्यादि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उपक्षेत्रों में उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बुनियादी तथा जमीनी स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र को जैसे 5G, IoT, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरण आदि इत्यादि आरंभिक चरण वाले स्टार्टअप भी शामिल हैं। कुशल श्रम बल यानी स्किल्ड लेबर की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसमें कामगारों के कौशल को फिर से सुनिश्चित करना भी शामिल है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को तो नेशनल साइबर सिस्टम जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला से जुड़ी पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में जनशक्ति विकास हेतु किए गए कार्यक्रम। तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा डीसी, एमसीएस और आईटीआई के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कार्यक्रमों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त अनेक कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इनमें प्रमुख है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बीटेक एवं एमटेक जैसे परंपरागत पाठ्यक्रम, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा डीसीए और प्रोग्राम असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। DOE-ACC निजी संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने DOE-ACC नामक योजना शुरू की है। DOE-ACC संस्था सूचना इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। इसके अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता तथा सेवा मानदंडों का पालन करने वाली संस्थाओं को कुछ विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता दी जाती है। यह पाठ्यक्रम है O न्यू कोर्स, A एडवांस डिप्लोमा, B स्नातक कोर्स और C स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उपलब्धियां क्या क्या हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय विकास के समकक्ष महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की गई हैं। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, कक्षा एवं अंतरिक्ष में प्रयुक्त
अत्याधुनिक मैसिवली पैरेलल सुपर कंप्यूटर, कैंसर चिकित्सा में उपयोगी लीनियर एक्सीलरेटर, उंगलियों के चिन्हों का विश्लेषण तथा अपराधियों को खोजने वाली प्रणालियां, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मॉलिक्यूलर बीमा एपिटैक्सी उपकरण, रडार तथा संचार को शामिल करने वाली डाटा प्रसंस्करण प्रणालियां, संपूर्ण विश्व में स्थान निर्धारित करने वाली प्रणालियों के उपकरण, मौसम संबंधी जानकारी हेतु विशालकाय अत्याधुनिक रडार, कंप्यूटर नेटवर्किंग हेतु प्रौद्योगिकी, अत्यधिक समानांतर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आधारित सुपर कंप्यूटर के डिजाइन और उत्पादन क्षमता, STUC द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों हेतु ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम प्रारंभ की गई है। CDAC ने 100 GFLOP पीक कंप्यूटिंग क्षमता वाला कंप्यूटर निर्मित किया है, जिसके स्थापन क्षमता को 1 TFLOP तक बढ़ाया जा सकता है। पुणे में राष्ट्रीय परम सुपर कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित की गई है। तो परम सुपर कंप्यूटिंग सुविधा पुणे में स्थापित की गई है। भारत सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक, अब टेलीविजन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो टेलीविजन का विकास क्रम देखते हैं। तो 1897 में जर्मन वैज्ञानिक फर्डिनेंड ब्राउन ने CRT ब्रोन ट्यूब का आविष्कार किया। 1927 में रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीरोविच लोसेफ ने स्वतंत्र रूप से LED ट्यूब का आविष्कार किया। 1928 में अमेरिका में टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1936 में हाई डेफिनेशन सेवा की शुरुआत ब्रिटेन में हुई। 1950 के दशक में अमेरिका में पहली बार कार्यक्रमों का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। तो अमेरिका में 1950 के दशक में पहली बार रंगीन प्रसारणों का प्रारंभ हुआ। कनाडा का एनिक 1 उपग्रह 1972 में स्थापित किया गया, जिसका उपयोग प्रथम बार घरेलू संचार में किया गया। 1998 में पहली LCD टीवी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ प्रस्तुत हुई। तो 1998 में पहली LCD टीवी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ प्रस्तुत हुई। भारत में टेलीविजन, तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप्स 1959 में उपहार स्वरूप प्राप्त होने से परिचालित हुआ। 1959 में भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रकाशक दूरदर्शन की स्थापना प्रसार भारती के एक प्रभाग के रूप में की गई। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन से प्रसारित किया गया तथा दूसरा चैनल मुंबई से शुरू हुआ। नियमित दैनिक प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो में एक भाग के रूप में 1965 में शुरू हुआ। 1975 में कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ में दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित पहला प्रयोग 1975-76 में सैटेलाइट इंटरैक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट के अंतर्गत किया गया। 1 अप्रैल 1976 को टीवी सेवाएं रेडियो से अलग हो गईं। 1982 को दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना। 1982 में रंगीन टीवी पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण और नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण किया गया। 23 नवंबर 1997 को सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संगठित एवं नियमित किया गया। भारत में उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था 1962 में गठित इंटेलसैट के साथ प्रारंभ हुई। इंटेलसैट मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन ENMARSAT के तहत 72 देशों संबंधित है, जिसका प्रारंभ 1979 में, परंतु कार्य 1 फरवरी 1993 से प्रारंभ हो, जिसका मुख्यालय लंदन में। प्रसार भारती, तो प्रसार भारती देश में लोकप्रिय प्रसारक है। इसके 2 घटक हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया। कब? 23 नवंबर 1997 को।
इसका मुख्य उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण कर विश्वास सुनिश्चित करके लोगों को शिक्षित और उनका मनोरंजन करना है। भारतीय दूरसंचार का नियामक एवं नीतिगत ढांचा क्या है? तो दूरसंचार नियामक संस्था टेलीकॉम, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चैनल, क्षेत्रीय चैनल, स्थानीय रेडियो केंद्र, सामुदायिक रेडियो केंद्र और प्रसार भारती। उद्देश्य क्या है? जनता के कल्याण और खुशहाली के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु तो आकाशवाणी की ओर से प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय चैनल, दोस्तों राष्ट्रीय चैनल, इसकी शुरुआत 18 मई 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय प्रसारक सेवा के दायरे में पूरा देश आता है, इसलिए इस चैनल के कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो समस्त राष्ट्र के विविधतापूर्ण सांस्कृतिक ताने बाने और लोकाचार का प्रतिनिधित्व कर सकें। क्षेत्रीय चैनल, तो क्षेत्रीय चैनल ज्यादातर राज्यों की राजधानियों और प्रत्येक राज्य के प्रमुख भाषाई सांस्कृतिक क्षेत्रों में है। 28 चैनल 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में है। आकाशवाणी की लोक प्रसारक सेवा इकाई क्षेत्रीय चैनल अपने श्रोताओं के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सूचना और मनोरंजन प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। स्थानीय रेडियो केंद्र, तो देश भर में इस समय 86 स्थानीय रेडियो केंद्र LRS हैं। ये केंद्र क्षेत्र की स्थानीय आबादी तक पहुंच बनाकर उन्हें प्रयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। जनातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या, तो स्थानीय जनजातीय आबादी को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 स्थानों पर सामुदायिक रेडियो केंद्र खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबरा चंद्रशेखर आजाद नगर में विश्व के पहले भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र तथा श्योरपुर के सेसाईपुर में सहारिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र का प्रारंभ 2020 में हुआ। इसके अलावा कोरकू, बाहुल्य, खालवा, खंडवा में भी रेडियो सामुदायिक केंद्र खोले गए हैं। तो अलीराजपुर में, फिर श्योरपुर में और खंडवा में सामुदायिक रेडियो केंद्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त गोंड, बैगा, सहरिया, कोरकू तथा भारिया जनजाति बहुल क्षेत्रों में 12 सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनमें बैगिया बहुल, नौलछा, धार, मेघनगर, झाबुआ, उमरी, गुना, बिजौर, छिंदवाड़ा, चाढ़ा डिंडोरी, बरहर, बालाघाट प्रमुख है। टेलीविजन के प्रकार, तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, तो कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन में प्रयोग किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब, और इसका विकसित रूप एक पिक्चर ट्यूब के रूप में आधुनिक टीवी सेट के रूप में पाया जाता है। जर्मन वैज्ञानिक कार्ल ब्राउन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब CRT ओसिलोस्कोप का आविष्कार किया। टीवी संकेतकों को 54,860 mH आवृत्ति बैंड में नामित चैनलों पर रेडियो प्रसारण के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। फिर एनालॉग टीवी होती है, पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी, दूसरा एनालॉग टीवी। यह टीवी प्रकार का सबसे पुराना है। तो यह टीवी के प्रकार का सबसे पुराना प्रकार है। इसमें एनालॉग संचरण, जो इनकोडिंग एनालॉग ऑडियो और एनालॉग वीडियो संकेत का एक रूप है। तो दोस्तों टेलीविजन के प्रकार देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, दूसरा है एनालॉग टेलीविजन, डिजिटल टेलीविजन, OLED टीवी, सैटेलाइट टीवी, त्रियामी 3D टेलीविजन और प्लाज्मा टेलीविजन। डिजिटल टेलीविजन क्या है? यह एनालॉग टीवी द्वारा प्रयुक्त संकेतों में विपरीत में डिजिटल संकेतों से ऑडियो और वीडियो के संचरण है। डिजिटल टेलीविजन कई चित्र प्रकारों रूपों को उनके अलग अलग प्रकार के संयोजन, पहलू, अनुपात, ऊंचाई के अनुपात, चौड़ाई और अधिरोपण द्वारा परिभाषित और प्रेषित करता है। डिजिटल स्थलीय टेलीविजन
प्रसार डीटीवी के अनुसार के साथ प्रारूपों की सीमा को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मानक परिभाषा टेलीविजन एचडीटीवी और उच्च परिभाषा टेलीविजन एचडीटीवी। तो मानक परिभाषा टेलीविजन एनालॉग टीवी का प्रतिबंधित रूप मानक परिभाषा टेलीविजन है, जिसमें 4.3 में चित्र प्रदर्शित है ना, 4:3 में चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। उच्च परिभाषा टेलीविजन तो इसमें 2 मिलियन पिक्सल होते हैं, जिसका उपयोग डिजिटल रूप से वीडियो संपीड़ित कर प्रसारित करने में किया जाता है। वर्तमान एनालॉग टीवी चित्र 480 क्षैतिज रेखाओं द्वारा रेजोल्यूशन उपलब्ध करा सकता है, जबकि एचडी टीवी 1080 क्षैतिज रेखाओं का रेजोल्यूशन उपलब्ध कराता है। ओएलईडी टीवी तो टीवी की दुनिया में ओएलईडी आधुनिकतम तकनीकी है। इसका तात्पर्य है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी की एमिसिव ओएलईडी की एमिसिव इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट लेयर एक फिल्म से बनी होती है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच में ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक लेयर बन जाती है। ओएलईडी टीवी में 10,00,000:1 का कंस्ट्रक्ट अनुपात है। कंट्रास्ट अनुपात ऐसे अनुपात को कहते हैं जो बताता है कि टीवी सबसे ब्राइट सफेद के अनुपात में सबसे ब्राइट काला कितना है के अनुपात को प्रदर्शित करती है। सैटेलाइट टेलीविजन तो यह संचार के माध्यम द्वारा उपग्रह प्रदाता टेलीविजन है। एक उपग्रह रिसीवर एक बाह्य सेटअप बॉक्स अथवा टीवी में एक सैटेलाइट ट्यूनर मॉड्यूल के रूप में लगा होता है। सैटेलाइट टेलीविजन के प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क, जिसे ओबिटा के नाम जाना जाता है, की रचना सोवियत संघ ने 1967 में की थी। 3D टेलीविजन तो ब्रिटेन के 35 वर्षीय क्रिस यूडाल ने 3D प्रोग्राम वाले टेलीविजन बनाने में सफलता प्राप्त की। कौन? क्रिस यूडाल। 2D प्लस डेप्थ और एक 3D डिस्प्ले जो एक विशेष दर्श उपकरण है जो टेलीविजन कार्यक्रम को वास्तविक त्रिआयामी क्षेत्र के साथ पेश करता है। ऑफसेट छवियों का ऐसा प्रदर्शन जो छनकर अलग-अलग दाईं और बाईं आंख तक पहुंचे, यह इस टीवी का महत्वपूर्ण विशेषता है। 3D में दृश्य है तो लाल रंग एवं नीले रंग का कांच वाला चश्मा प्रयुक्त होता है। लाल और नीले रंग के कांच वाला चश्मा प्रयुक्त होता है। 3D टेलीविजन सेट अत्याधुनिक होते हैं और सामान्यतः इथरनेट, यूएसबी प्लेयर एवं रिकॉर्डर, ब्लूटूथ, यूएसबी, वाईफाई के साथ आते हैं। अत्याधुनिक प्रसारण तकनीक DVB-T2 तो दूरदर्शन मार्च 2014 की सबसे अत्याधुनिक प्रसारण तकनीक DVB-T2 डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल का भारत में प्रयोग शुरू किया है। इस तकनीक के शुरू होने के बाद 600 से अधिक फ्री चैनल दूरदर्शन के चैनलों की तरह टीवी सेट पर मुफ्त में पहुंचेंगे। नई तकनीक से पेड चैनल भी दूरदर्शन द्वारा मुफ्त में दिखाए जा सकेंगे। पिक्सल क्या होता है? तो पिक्सल का पूरा नाम क्या है? पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल वे छोटे छोटे तत्व या डॉट्स हैं जिनसे मिलकर सभी प्रकार की स्क्रीन बनी होती है। इनमें लाखों करोड़ों पिक्सल को एक साथ मैट्रिक्स में जोड़कर बनाया जाता है। उदाहरण जैसे 320 × 480 पिक्सल तात्पर्य है कि स्क्रीन के एक निश्चित क्षेत्र में 320 पिक्सल हॉरिजॉन्टली लगे हैं और 480 पिक्सल वर्टिकली लगे। रेजोल्यूशन तो स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहलाता है।
रेजोल्यूशन का तात्पर्य स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता से। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि चित्र उतना ही स्पष्ट होगा, जितना ज्यादा पिक्सल उतना ज्यादा हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन। केबल टीवी नेटवर्क विधेयक। तो केबल टीवी नियमन विधेयक 2011 में पारित किया गया। इसके तहत दिसंबर 2014 तक सभी केबल टीवी ऑपरेटर्स को अपने ट्रांसमिशन एनालॉग से डिजिटल करना था। इस विधेयक के तहत केबल ऑपरेटर्स को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केबल ऑपरेटरों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इन्हें फ्री टू एयर चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, एलईडी, एलसीडी और प्लाज्मा टीवी का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें विशेषता, तो टीवी की मोटाई, प्लाज्मा टीवी 3 इंच या उससे अधिक होती है उसकी मोटाई, और एलसीडी टीवी की 1 इंच या उससे अधिक होती है, और एलईडी टीवी की 1 इंच से कम होती। विभेदन, तो सबसे अच्छा सबसे कमजोर होता है एलसीडी टीवी का, और एलसीडी टीवी से अच्छा होता है एलईडी टीवी का विभेदन। ऊर्जा प्रयोग, तो सबसे अधिक ये ऊर्जा प्रयोग करती है, सबसे कम एलसीडी टीवी करती है। और ये जो है तो मतलब एलसीडी टीवी कम ऊर्जा प्रयोग करती है, लेकिन एलईडी टीवी सबसे कम ऊर्जा प्रयोग करती है। जीवन चक्र, तो 25 से 30 हजार घंटे, इसका 50 से 60 हजार घंटे, और इसका एलईडी टीवी का सर्वाधिक होता है। कलर, तो एलसीडी से बेहतर, प्लाज्मा से कम होता है एलसीडी टीवी का, और एलईडी टीवी का कलर सबसे अच्छा होता है। तकनीक, तो प्लाज्मा सेल प्रयोग कर चित्र प्राप्त करते हैं। तो प्लाज्मा सेल प्रयोग कर चित्र प्राप्त करते हैं। इसमें 2 ग्लास प्लेटों के मध्य द्रव क्रिस्टल का प्रयोग कर पीछे से सीएफएल का उपयोग कर प्रकाश छोड़ने पर चित्र प्राप्त होता है। इसकी स्क्रीन पर एलसीडी है ना, इसकी स्क्रीन एलसीडी की तरह होती है, परंतु इसमें एलईडी प्रकाश का प्रयोग कर चित्र प्राप्त किया जाता है। ऊंचाई पर प्रभाव, तो गुणवत्ता प्रभावित होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऊंचाई का प्रभाव प्लाज्मा टीवी पर पड़ता है। देखने का कोण, किसी भी कोण से 180 डिग्री तक, 150 से 160 डिग्री तक, और 150 से 160 डिग्री ये भी। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यक्ष किरणों का नामकरण किसने किया था? तो ये दोस्तों विलियम रॉन्टजन ने किया था। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? तो पहले एम्पलीफायर की खोज दोस्तों ये लेडी फॉरेस्ट ने की थी। प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया? तो प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये जीआर कैरे ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार ये दोस्तों इन सभी ने किया है। तो जॉन बेरेडिन, वाल्टर ब्राइटन और विलियम शाक्ली, तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। कूपर बॉन्ड क्या है? तो इसमें कूपर बॉन्ड दोस्तों ये अर्धचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध है। कूपर बॉन्ड। अर्धचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसमें दोस्तों केमरलिंग ओन्स ने की थी। राष्ट्रीय अर्धचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों फरवरी 1991 को हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना दोस्तों ये 1970 में हुई। इलेक्ट्रॉनिक विभाग का पहला सचिव कौन बना? तो EMG के मेनन बने थे दोस्तों। ESTP की स्थापना कब हुई? तो ESTP की स्थापना दोस्तों ये 1 अप्रैल 1993 को होती है। ESTP की स्थापना।
EACC का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। माइजनर प्रभाव संबंधित है अर्धचालकता से चुंबकीय क्षेत्र से। तो ये दोस्तों इसमें दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1973 में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस सेवा की शुरुआत कब हुई? इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस सेवा की शुरुआत दोस्तों 15 जुलाई 2005 को हुई थी। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1959 को हुई थी। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1959 को हुई। सामुदायिक रेडियो केंद्र संबंधित है। तो ये दोस्तों पूर्व उत्तर क्षेत्र से संबंधित है ये सामुदायिक रेडियो केंद्र। प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया? प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क ये दोस्तों रूस ने प्रारंभ किया था, रूस। इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र दोस्तों ये त्रिचूर में है, त्रिचूर। मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है? तो ये दोस्तों है भोपाल और जबलपुर, भोपाल और जबलपुर। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किया गया? तो ये दोस्तों बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 के तहत किया गया। ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम संबंधित है किससे है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों STQC से संबंधित है। P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को दोस्तों जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो डोपिंग कहते हैं। n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है, n प्रकार के। तो इसमें दोस्तों कौन सा होगा? ये दोस्तों इसमें ऋणात्मक होलों रिक्तियों के कारण n प्रकार के अर्धचालकों में। बीसीएस सिद्धांत संबंधित है। तो बीसीएस सिद्धांत दोस्तों ये और अर्धचालकता से यानी सुपर कंडक्टिविटी से संबंधित है, अर्धचालकता से बीसीएस संबंध। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2012 को कब स्वीकृति दी गई? तो इसे दोस्तों 25 अक्टूबर 2012 को स्वीकृति दी गई। ESDM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ESDM का पूरा नाम है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का दोस्तों पूरा नाम क्या है? ये इसका ही पहला होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थ है कौन सा है दोस्तों? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। तो इसमें दोस्तों सभी उपरोक्त सभी होंगे। पीएन संधि डायोड में किस अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है? तो पीएन संधि डायोड में ये दोस्तों पी अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना दोस्तों ये 1970 में हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना। सैटेलाइट टेलीविजन के पहले राष्ट्रीय नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? कि दोस्तों ओबिटा होगा, ओबिटा। राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत ये दोस्तों 18 मई 1988 को होती है। ट्रांजिस्टर से संबंधित सही विकल्प को चुनिए।
तो इसमें दोस्तों क्या होगा, सी होगा उपरोक्त दोनों। तो यह एक अर्धचालक युक्ति है, इसका प्रयोग प्रवर्धक और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में होता है। तो दोनों सही होंगे। एलईडी से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो यह एक अर्धचालक डायोड होता है, इसके द्वारा अदृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका मुख्य प्रयोग प्रकाशोत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो इसका मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड। तो इसमें दोस्तों सभी उपरोक्त सभी सही होंगे। तो यह एक अर्धचालक डायोड होता है, इसके द्वारा अदृश्य और अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, और इसका जो महत्वपूर्ण प्रकाशोत्पादन घटक होता है गैलियम आर्सेनाइड। केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक के तहत केबल ऑपरेटरों को किस प्रकार के चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य होगा? फ्री टू एयर। ऑर्बिटा, जिसे सैटेलाइट टेलीविजन के प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये दोस्तों सोवियत संघ द्वारा ऑर्बिटा को बनाया गया था, सोवियत संघ। 3D में दृश्यता है तो किस रंग के कांच वाले चश्मे प्रयुक्त किए जाते हैं? तो लाल और नीले दोनों होगा दोस्तों, दोनों। निम्नलिखित में कौन सा टर्मिनल ट्रांजिस्टर में होता है? तो उपरोक्त सभी दोस्तों, इसमें भी होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर। तो इसमें बेस होता है, कलेक्टर होता है और अमीटर होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ में एसी का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों इसमें भी सी होगा, रॉबर्ट नायस और जैक कैल्विन ने किया था। सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में वृद्धि दर्ज की गई? तो ये दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में वृद्धि दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक और एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों उपरोक्त सभी यानी इंदौर, ग्वालियर और सागर, तीनों जगह स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन इनमारसैट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों लंदन में है, लंदन बेटा। डायोड के पी भाग को क्या कहा जाता है? तो डायोड के पी भाग को दोस्तों एनोड कहा जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो ये दोस्तों 2011 में पारित हुआ। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? प्रसार भारती का गठन दोस्तों ये 23 नवंबर 1997 को किया गया था, प्रसार भारती का गठन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष किया गया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार दोस्तों ये 1947 में किया गया ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो विद्युत धारा को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है, क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों डायोड कहते हैं, डायोड। ट्रांजिस्टर में 3 तार निकले रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल। 3 तार निकले होते हैं, उन्हें टर्मिनल कहते हैं। सिलिकॉन से निर्मित ऐसी चिप जिस पर डायोड, एमीटर, ट्रांजिस्टर आदि लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र सीमैट कहाँ स्थापित किया गया है? तो सीमैट दोस्तों ये डी नंबर होगा। तो पुणे, हैदराबाद और त्रिचूर तीनों जगह इसको स्थापित किया गया है। पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन दोस्तों ये धनात्मक होलों से होता है, एन में ऋणात्मक होलों के कारण। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों इनमें से कौन सा कार्य नहीं करती हैं? फैब्रिकेशन, स्विचिंग, एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर। तो क्या नहीं करती हैं दोस्तों? ये फैब्रिकेशन नहीं करती हैं, स्विचिंग तो करती हैं, एम्पलीफायर का काम करती हैं, ऑक्सीलेटर फैब्रिकेशन का काम नहीं करती। पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए किस पदार्थ की डोपिंग की जाती है? तो इसमें दोस्तों बोरोन की डोपिंग की जाती है। डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? डायोड बनाने के लिए
तो इसमें दोस्तों सी होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को मिलाया जाता है। आईसी का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? आईसी का दोस्तों इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये दोस्तों डी होगा, हाइब्रिड। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली ट्रेन क्या कहलाती है? मैगलेव कहलाती है, मैगलेव। अचालकता और इससे जुड़े है ना अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये दोस्तों वर्ष 1987 में की गई। कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड का नाम किस वर्ष राष्ट्रीय अचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड कर दिया गया था? तो 1987 में तो इसकी स्थापना ही हुई थी और 1991 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें डी होगा, मतलब टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय, तो ये दोस्तों पिलानी राजस्थान में है। नवीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति कब पारित हुई? ये दोस्तों 2019 को पारित की गई है, 2019 को। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 में इनमें से क्या शामिल है? कुशल श्रम बल की स्थापना करना सही, उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग वाले ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में स्थित आकाशवाणी भवन से किस वर्ष प्रसारित किया गया? तो ये दोस्तों 15 सितंबर 1959 को प्रसारित किया गया, 15 सितंबर 1959। दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक किस वर्ष बना? दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक दोस्तों ये 1982 में बना। विश्व का पहला भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भील सामुदायिक रेडियो केंद्र ये दोस्तों अलीराजपुर। निम्नलिखित में से कहाँ शहरी जनजाति सामुदायिक केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों श्योरपुर में है, और मतलब मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट एरिया में शहरी जनजाति पाई जाती है, वहीं श्योरपुर में इसे स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों खंडवा में किया गया है, और इसी क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, कोरकू जनजाति। बाद में पढ़ेंगे, मतलब MP वाले कोर्स में इसको पढ़ेंगे। OLED का पूरा नाम क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ये होगा। भारत में उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था के साथ प्रारंभ हुई, किसके साथ प्रारंभ हुई? ये दोस्तों इंटेलसैट के साथ प्रारंभ हुई। किस वर्ष टीवी सेवाएं रेडियो से पृथक हुई? तो टीवी सेवाएं रेडियो से दोस्तों 1976 में पृथक हुई थी। साइट का पूरा नाम क्या है? ये दोस्तों सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, एम आई राइट? यस, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इसका पूरा नाम है। निम्न में से कौन सा डायोड का प्रकार है? तो जेनर डायोड का प्रकार है, लेजर डायोड का प्रकार है, टनल। तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, 75 का उपरोक्त सभी होगा। भारत सरकार ने कहां पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों इसमें सी होगा, ए और बी दोनों, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दोनों जगह। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन में किया जाता है, और कैथोड रे ट्यूब का उपयोग कार्ल ब्राउन ने किया था। तो ये दोनों सही हैं दोस्तों, दोनों कथन सत्य हैं। जेनर डायोड कार्य करता है अगर अभिनीति में, उत्क्रमण अभिनीति में, दोनों में से कोई नहीं। तो जेनर दोस्तों उत्क्रमण अभिनीति में काम करता है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है? एक अत्यधिक डोप्ड अप मिश्रित पीएन संधि डायोड है। यस, सही है, पहला ही इसका होगा। जेनर डायोड का उपयोग होता है एक प्रवर्धक के रूप में, एक तिष्ठकारी के रूप में, एक स्पर्धा धारा युक्त के रूप में, एक स्थिर वोल्टता युक्त के रूप में। दोस्तों इसमें डी नंबर होगा, एक स्थिर वोल्टता युक्त के रूप में इसका उपयोग होता है।
दृष्टकारी का उपयोग क्या होता है, ये एसी को डीसी में बदलती है। पीएन संधि डायोड को क्या कहा जाता है, पीएन संधि डायोड को दोस्तों ये अर्धचालक डायोड कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक नैज अर्धचालक होते हैं। अग्रदिशिक अभिनित संधि में कौन सा विकल्प सत्य है, पीएन क्षेत्र में होल पी क्षेत्र की ओर चलते हैं, अल्पसंख्यक वाहक भी चलते हैं, आवेश वाहक नहीं चलते हैं, पी ही यानी या तथा पी क्षेत्रों के बहुसंख्यक आवेशक वाहक एक दूसरे क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें डी होगा। दोनों ही यानी एन तथा पी क्षेत्रों के बहुसंख्यक आवेश वाहक एक दूसरे के क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, डी होगा। किस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किस ठोस पदार्थ की संरचना मूलतः कुचालकों की तरह होती है, तो मूलतः कुचालकों की तरह होती है, ये होगा अर्धचालकों की। कौन सा गेट है जिसमें केवल एक निवेश और एक निर्गत होता है, तो ये दोस्तों नॉट है, नॉट। इसमें केवल एक निवेश और एक निर्गत होता है। किस गेट में निवेश ए 0 हो तो निर्गत वाई ए होगा, तो नॉट में दोस्तों केवल एक निवेश और एक निर्गत होता है, तो इसमें मतलब नॉट में होगा। किस गेट में 2 निवेश नहीं होते हैं, किस गेट में नहीं होते हैं दोस्तों, नॉट में नहीं होते हैं, इसमें तो केवल एक ही आवेश और एक निर्गत होता है। फिर नॉर गेट बनाने के लिए नॉट के साथ कौन सा गेट प्रयुक्त होता है, नॉर गेट बनाने के लिए, तो इसमें दोस्तों और प्रयुक्त होता है। यानी एनडी गेट बनाने के लिए एंड के साथ कौन सा गेट प्रयुक्त होता है, तो नॉट होता है, नॉट। सार्वत्रिक या सार्वप्रयोजक गेट माना जाता है, कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो सही पकड़ा आपने, नॉर माना जाता है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का तात्पर्य क्या है, कैथोड रे ट्रांसमिशन, कंप्यूटर रे ट्रांसमिशन, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्रांसड्यूसर, तो ये होगा दोस्तों कैथोड रे ट्यूब होगा। और चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, चित्र तत्वों को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, पिक्सल के रूप में भी जाना जाता है चित्र तत्वों को। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स समाप्त होती है, निर्माण आईएएस की आगे आने वाले समय में पूरा ये यूनिट 9 कवर की जाएगी दोस्तों। लेटेस्ट एडिशन है, थोड़ा सा हिंदी जरूर जटिल है, लेकिन क्या किया जा सकता है, हिंदी में भी अभी मतलब हिंदी में ही लेटेस्ट आई है बुक, तो इसको कर लेते हैं। बीच बीच में मैं इंग्लिश का प्रयोग करता रहूँगा, थोड़ा सा आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।